बेटा हम लोग अब वेक्टर एडिशन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। वेक्टर एडिशन एक बार समझ रहे हैं वेक्टर एडिशन क्या होता है। पहले हम समझेंगे कि नेट वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर, इक्विवेलेंट वेक्टर या नेट वेक्टर। तो मान लीजिए जैसे हमें नेट कोई भी वेक्टर, जैसे डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर टर्म है। मान लीजिए किसी बॉडी ने पहला डिस्प्लेसमेंट S1 कवर किया, उसके बाद वो बॉडी S2 डिस्प्लेस कवर कर रही है और आपसे बोला नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल है, ये फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट है, ये सेकंड है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट प्लस सेकंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब नेट जब निकालते हैं या रिजल्टेंट जब निकालते हैं या इक्विवेलेंट कभी निकालते हैं तो हमेशा हम एडिशन करते हैं। दो वेक्टर्स का एडिशन नेट इक्विवेलेंट के इक्वल होता है। इसे नेट डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, इसे इक्विवेलेंट डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, इसे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। अब मान लीजिए पहला डिस्प्लेसमेंट हमारा 4 मीटर हुआ। ये मान लो पहला डिस्प्लेसमेंट है 4 मीटर। कोई पार्टिकल 4 मीटर डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पहुँचने के बाद वो 3 मीटर डिस्प्लेस हुआ। हमें पता है वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक तो लेंथ और दूसरी डायरेक्शन। लेंथ को उसका मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे इसकी लेंथ कम है, ये 3 मीटर है, इसकी लेंथ कंपेरेटिवली थोड़ी ज़्यादा है, 4 मीटर है ये। तो लेंथ अगर मैं इंक्रीज़ करूँगा इसका मतलब उसकी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी। अब नेट डिस्प्लेसमेंट पूछा है, रिजल्टेंट कितना हुआ। हमें पता है रिजल्टेंट होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक के बीच में, इसे स्ट्रेट लाइन से मिला दूंगा। ये 90 डिग्री साफ दिख रहा है, ये नेट डिस्प्लेसमेंट है। अकॉर्डिंग टू नेट डिस्प्लेसमेंट ये S1 प्लस S2 के इक्वल है और ये 90 डिग्री लग रहा है। तो जो है पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी और मैं लिख दूंगा S स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, तो ये हो गया 25। S की वैल्यू आ गई 25 का स्क्वायर रूट, दैट इज़ 5। तो 5 मीटर आ गया क्योंकि 90 डिग्री साफ साफ नज़र आ रहा है। तो अगर हमें इस तरह से कोई डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना हो तो हम कर सकते हैं, नेट निकालने हैं। लेकिन अगर मान लो यही क्वेश्चन इस तरह से होता कि मान लीजिए पहले कोई 4 मीटर चला, ये इसका पहला डिस्प्लेसमेंट है, और फिर 90 डिग्री ना चल के इधर कहीं चल रहा है, ये इसका सेकंड डिस्प्लेसमेंट है 3 मीटर, और ये एंगल बन रहा है 60 डिग्री, और नेट पूछा है नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करो। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन शॉर्टेस्ट पाथ, ये नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया। और डायरेक्शन जो होती है इसकी हमेशा इनिशियल टू फाइनल की तरफ होती है। फाइनली यहाँ पर पहुँचना है तो एरो हमें इस तरह से दिखाना है। ये नेट कितना हुआ, पहला डिस्प्लेसमेंट और दूसरा डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर एडिशन कर देंगे, नेट हो गया। लेकिन इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, इसमें तो वैल्यू पाइथागोरस से हो गई थी, लेकिन यहाँ 90 डिग्री नहीं बन रहा तो पाइथागोरस नहीं लगेगा। यहाँ पर हमें विचार करना पड़ेगा कि इस तरह का क्वेश्चन जिसमें पाइथागोरस अप्लाई नहीं होता, उसका नेट निकालते टाइम हमें वेक्टर एडिशन करते टाइम क्या फॉलो करें। देखिए हमें समझ में आ गया कि भाई अगर दो वेक्टर्स हैं और उनके बीच में 90 डिग्री नहीं बन रहा तो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। यहाँ पर आपने लिखा रिजल्टेंट S इज इक्वल टू पहला डिस्प्लेसमेंट प्लस सेकेंड डिस्प्लेसमेंट। मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। मान लो पहले डिस्प्लेसमेंट की जगह हमें A वेक्टर गिवन है और सेकंड S2 की जगह हमें B वेक्टर गिवन है, और आपसे बोला है इनका रिजल्टेंट निकालो A और B का। रिजल्टेंट मतलब इनका एडिशन, लेट इनका एडिशन C के इक्वल है, तो ये इनका रिजल्टेंट हो जाएगा C। अकॉर्डिंग टू दिस हम यहाँ C को रिप्लेस कर रहे हैं क्योंकि आपके जो बुक है NCERT में उसमें A और B की फॉर्म में हमें आंसर निकालना है। तो मैं S1 को A से रिप्लेस कर रहा हूँ, S2 को B से रिप्लेस कर रहा हूँ और रिजल्टेंट को मैं C से रिप्लेस कर रहा हूँ। अभी C को बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ A एंड B, और हमें इसकी वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू का मतलब इसकी डायरेक्शन तो ये है, और दूसरा यहाँ से यहाँ तक की लेंथ चाहिए A और B की फॉर्म में। लेकिन हमारे साथ दिक्कत ये है कि पाइथागोरस लगा नहीं सकते, 90 डिग्री बन नहीं रहा। मान लो A और B के बीच में एंगल ये थीटा है, तो हमने क्या किया, पाइथागोरस लगाया। कैसे लगाया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, ये 90 डिग्री डाल दिया, और B का ये कंपोनेंट, ये B वेक्टर है, इसका थीटा डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गया B cos थीटा, और B का
इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा बी साइन थीटा। आप चाहें तो जैसे ये एक मैं अपनी तरफ से पॉइंट ले रहा हूँ ओ पी क्यू और ये आर, तो ट्राइंगल पी क्यू आर में अगर आपको कंपोनेंट लेने में दिक्कत आती है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर साइन थीटा, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर, लेट ये परपेंडिकुलर है क्यू आर, ये थीटा है, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और 90 के सामने हाइपोटेनस की वैल्यू बी है, तो साइन थीटा क्यू आर अपॉन बी हो गया। तो यहाँ से क्यू आर की वैल्यू आ जाएगी बी साइन थीटा। हमने क्यू आर को बी साइन थीटा लिया है। अगर आपको रिजॉल्व करना आता है, कंपोनेंट लेना आता है, तो आप डायरेक्ट इसे बी साइन थीटा, इसे बी कॉस थीटा ले सकते हैं। और अगर आपको इसमें दिक्कत आती है तो आप साइन थीटा का फॉर्मूला लगा के भी इसे कर सकते हैं। अब देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ओ क्यू आर, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ओ क्यू आर। इसमें मैंने पाइथागोरस लगाया, ओ आर स्क्वायर, ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, क्योंकि अभी राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो पाइथागोरस आप आराम से लगा सकते हो। ओ आर कितना है, ओ आर सी है, तो सी का स्क्वायर, ओ क्यू है ओ पी प्लस पी क्यू, तो इस ओ क्यू को लिख दिया ओ पी प्लस पी क्यू, और क्यू आर की वैल्यू कितनी है बी साइन थीटा, तो सी स्क्वायर इजिकल टू आ गया ओ पी की वैल्यू है हमारी ए, क्योंकि ये वेक्टर है लेकिन हमें सिर्फ लेंथ देखनी है, तो लेंथ इसकी ए है, और पी क्यू है बी कॉस थीटा, तो ये हमारे ओ पी की वैल्यू ए है, पी क्यू की वैल्यू बी कॉस थीटा है, और ये बी साइन थीटा। तो देखिए इसके लिए हमने, बिकॉज आपके पास में ऑप्शन क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं था, इस तरह से दे रखा ये ए है ये बी है, तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि पाइथागोरस केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए लगता है। तो हमने इसे राइट एंगल में कन्वर्ट किया और फिर पाइथागोरस अप्लाई कर दिया। तो यहाँ से आ गया हमारे पास सी स्क्वायर इजिकल टू इसका होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका स्क्वायर हमारा ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस इसका स्क्वायर दैट इज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, इन दोनों से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सी स्क्वायर आ गया हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और सी हमारा आ गया अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो हमारा रिजल्टेंट जो आया सी ए और बी का, वो ए और बी की फॉर्म में आ गया। थीटा ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है, और हमें ध्यान रखना है दो वेक्टर्स के बीच में एंगल तभी होता है जब उनकी टेल्स कोइंसाइड करें। तो ये ए जो था ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है, तो हमने क्या किया, ए वेक्टर को अगर मैं एज इट इज़ डायरेक्शन को आगे बढ़ा दूं तो ये ए आ जाएगा आगे, ए डायरेक्शन आ जाएगी सेम, और ए वेक्टर की टेल और बी वेक्टर की टेल कोइंसाइड कर रही है, तो इनके बीच में एंगल ये थीटा है। तो पहले वेक्टर का पहला वेक्टर क्या है हमारा, फर्स्ट वेक्टर है ए वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड ए है और उसका स्क्वायर। सेकंड वेक्टर है हमारा बी वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड बी है, इसका स्क्वायर। और थीटा जो है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल है, और सी ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर है, और सी जो है वो इस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, मतलब वैल्यू है। और हमें पता है इसकी दो चीज़ें होती है, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अब जो डायरेक्शन है सी वेक्टर की, इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, मान लीजिए एंगल अल्फा मान लिया, ए की डायरेक्शन हमें पता है कि ए इस डायरेक्शन में है, और ये रिजल्टेंट वेक्टर इससे एंगल अल्फा बना रहा है, तो इस ट्रायंगल ओ क्यू आर में tan अल्फा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बी साइन थीटा अपॉन परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस हो गया ए प्लस बी कॉस थीटा। तो जो अल्फा है ना, ये सी वेक्टर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल है। ऊपर बी आया है तो ये क्या है, सी और ए के बीच का एंगल है,
और एंगल जो है ना ये इटसेल्फ डायरेक्शन है सी वेक्टर की ए वेक्टर के साथ। तो हमें डायरेक्शन भी पता लग गई सी वेक्टर की किधर है और वैल्यू भी पता लग गई। तो ये दो फार्मूले हमें याद रखने हैं, एक तो मैग्नीट्यूड के लिए और दूसरा डायरेक्शन के लिए। तो देखिए जो डायरेक्शन है ना, अगर मुझे अलग से tan अल्फा में अल्फा मुझे अलग से दिखाना हो तो मैं अल्फा को इस तरह से दिखा सकता हूं कि अल्फा हमारा हो गया, tan को उधर ले गए तो tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। और अल्फा जो है ना वो a वेक्टर की रिजल्टेंट वेक्टर के बीच की एंगल है और एंगल ही डायरेक्शन की फॉर्म होती है। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल है और इसे रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कहेंगे ए वेक्टर के साथ। तो ये डायरेक्शन है, ये वैल्यू है। तो दोनों वेक्टर्स मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ से निकाल सकते हैं, डायरेक्शन यहाँ से निकाल सकते हैं।